आज की एक और बेहतरीन क्लास में आपका खैर मकदम स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12वीं क्लास के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 भू संसाधन तथा कृषि लैंड रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि भू संसाधन और कृषि। भू का मतलब ज़मीन होता है, सबको पता है। एक देश की सीमा के अंदर आने वाला स्थलीय क्षेत्र उस देश का भू संसाधन कहलाता है, यानी ज़मीनी संसाधन कहलाता है। सभी प्राकृतिक संसाधनों में से सबसे महत्वपूर्ण संसाधन भू संसाधन को माना जाता है, क्योंकि यह मानव जीवन का आधार है। मानव का आधार ही क्या है? भू संसाधन है। अगर ये नहीं होगा तो मानव का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसीलिए भू संसाधन मानव जीवन का मूलभूत आधार हम कह सकते हैं इस चीज़ को। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ मिलती है। भारत में कुल भू संसाधनों का लगभग 43 हिस्सा यानी 43% हिस्सा मैदानी है, 30% भाग पर्वतीय है, बचा हुआ 27% जो भाग है वो पठारी है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे भारत में भूमि उपयोग श्रेणियाँ, कैसे हम लोग उपयोग करते हैं ज़मीनों का, इसकी क्या अलग अलग श्रेणी है, क्या अलग अलग कैटेगरीज हैं। भारत में भूमि कामों के आधार पर वर्गीकृत करना एवं उनका लेखा रखने का दायित्व भू राजस्व विभाग का होता है। जो ज़मीनी विभाग होता है ये उनका होता है। भू राजस्व विभाग द्वारा भारत में भूमि के उपयोग के अनुसार भूमि को हम लोग निम्नलिखित श्रेणियों में बांट सकते हैं या बांटा गया है। वनों के अधीन क्षेत्र, इस वर्ग में ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्तमान में वन मौजूद है, वन का मतलब जंगल मौजूद है, जंगल अवेलेबल है, एवं जहां पर भविष्य में वनों का विकास किया जा सकता है, दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। उसके बाद बंजर एवं व्यर्थ भूमि। बंजर का मतलब तो आप जानते हैं, व्यर्थ मतलब बेकार भूमि। इस वर्ग में उस भूमि को शामिल किया जाता है जो वर्तमान में प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती। हम लोग जो टेक्निकल यूजेस करके हम उसको खेती बाड़ी के योग्य नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बंजर क्षेत्र, जहाँ पर कुछ भी ना हो वो बंजर है। पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र इत्यादि। उसके बाद बात करेंगे हम गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि। इस वर्ग में ऐसे भू क्षेत्र को शामिल करेंगे या किया जाता है जो वर्तमान में कृषि के अलावा अन्य कामों में प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए ऐसा क्षेत्र जो बस्तियों, सड़कों, नहरों, उद्योगों और दुकानों आदि के लिए उपयोग किया जा रहा है, वह गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि कहलाता है। यानी कि कृषि नहीं हो रही है, बाकी अनदर काम, अदर वर्क्स इसमें चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अस्थायी चारागाह क्षेत्र, ये होता क्या है? इस प्रकार की भूमि का उपयोग चारागाह क्षेत्र के रूप में करते हैं। इस पर मुख्य रूप से ग्राम पंचायत और सरकार का स्वामित्व होता है, जिसको हम लोग बिहार सरकार की भूमि भी कहते हैं। उसके बाद आता है तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। इस वर्ग में वह क्षेत्र शामिल है जिस पर उद्यान व फलदार वृक्ष होते हैं। इस प्रकार की भूमि पर मुख्य रूप से निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, जहाँ पर फल वगैरह हो, ये निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, पर्सनली। उसके बाद आता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। हम लोगों ने हालांकि इस चैप्टर को पढ़ा है, फिर भी मैं नोट्स में लिख देता हूँ। जो लोग नहीं लिखे हैं वो लिख लेंगे, और जो लोग लिख लिए हैं वो इसको स्किप करके आगे निकल जाएंगे। कृषि योग्य भूमि जो व्यर्थ भूमि है, इस वर्ग में उस ज़मीन को शामिल किया जाता है, यानी कि उस भूमि को शामिल किया जाता है जिस पर पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से कृषि नहीं की गई है और वर्तमान तकनीक द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। कृषि योग्य व्यर्थ ज़मीन जो है व्यर्थ भूमि, इसको आप यूँ समझिए जहाँ पर 5 वर्षों से इस ज़मीन पर खेती बाड़ी नहीं किया गया हो, खेती बाड़ी करने का साधन नहीं है, लेकिन हम लोग मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करके उस ज़मीन को सुधार करके, जैविक खाद डाल करके, केमिकल्स डाल करके उसको खेती के योग्य बनाते हैं, उसी को हम कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। उसके बाद आता है वर्तमान पड़ती भूमि। वर्तमान पड़ती भूमि जो है, इस वर्ग में उस भूमि को शामिल किया जाता है जो 1 वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रही है, यानी कि 1 साल तक उसमें खेती बाड़ी नहीं हुई है,
ऐसा इस भूमि की उर्वरता और पौष्टिकता को प्राकृतिक रूप से वापस लाने के लिए करते हैं। वर्तमान प्रतिभूमि को, जो प्रतिभूमि है, उसको 1 साल के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि जो उसमें उर्वरक शक्ति है, पौष्टिकता है, प्राकृतिक नेचुरली रूप से वो रिटर्न आ जाए। हालांकि हम लोग जो है कुछ खाद वगैरह डाल करके उसमें हम लोग उर्वर शक्ति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो प्राकृतिक तरीका नहीं होगा। वो क्या होगा? आर्टिफिशियल तरीका हो सकता है। पुरातन प्रतिभूमि क्या है? इस वर्ग में उस ज़मीन को रखेंगे, उस ज़मीन को शामिल किया गया है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष के कम समय से कृषि रहित है। यानी कि 1 वर्ष से ज़्यादा और 5 वर्ष से कम जिसमें खेती नहीं हो, उस ज़मीन को हम लोग पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं। उसके बाद है निवल बोया क्षेत्र, वह भूमि जिस पर वर्तमान समय में फसल उगाई एवं काटी जा रही है, निवल बोया क्षेत्र कहलाती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे भारत में भूमि उपयोग परिवर्तन, भारत में ज़मीन के उपयोग में चेंजेस, एक विशेष क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं से होने वाले परिवर्तन की वजह से भूमि के उपयोग में परिवर्तन आता है। भूमि के उपयोग में होने वाला परिवर्तन निम्नलिखित 3 कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला कारक होगा अर्थव्यवस्था का आकार। अर्थव्यवस्था के बढ़ते आकार की वजह से भूमि के प्रयोग में वृद्धि होती है और सीमांत भूमि, वह भूमि जिसे पहले प्रयोग नहीं कर रहा था, को भी प्रयोग में लाया जाने लगता है। उसके बाद आता है अर्थव्यवस्था की संरचना। विकासशील देशों में विकास के दौर में अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन आता है। जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगती है, जिस वजह से गैर कृषि संबंधी कार्यों में भूमि के उपयोग में वृद्धि आती है। उसके बाद कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव, बढ़ता प्रेशर। अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का प्रभाव बढ़ने की वजह से प्राथमिक क्षेत्र का प्रभाव कम होता है, लेकिन जनसंख्या का आकार बड़ा होने की वजह से क्या होता है? कृषि उत्पादनों की मांग निरंतर बढ़ती रहती है, बढ़ोतरी होती है, जिससे कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर भूमि का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर भूमि को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। पहला है निजी भू संपत्ति, यानी कि पर्सनल ज़मीन, पर्सनल भू संपत्ति। वह भूमि जिस पर एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह का स्वामित्व हो, यानी कि एक व्यक्ति या उसके 2, 4, 5, 6 लोग, भाई लोग हो सकता है, का हकदार हो, वह निजी भू संपत्ति कहलाते हैं। साझा भू संपत्ति क्या है? साझा भू संपत्ति जिस पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का अधिकार नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण समाज का अधिकार होता है, साझा भू संपत्ति कहलाता है। उदाहरण के लिए सामुदायिक वन, सामुदायिक भवन, चारागाह आदि, इसमें सब लोग अपना चराता है। साझा भू संपत्ति संसाधन को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग संपूर्ण समाज द्वारा किया जाता है। साझा भू संपत्ति द्वारा गांव के भूमिहीन किसानों को अधिकतर फायदा मिलता है। जहाँ साझा ज़मीनें होती है, वहाँ पे जिनके पास ज़मीन नहीं है, इसमें उसको सबसे अधिक बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वह अपने जीवन यापन के लिए मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के भू संपत्ति मुख्य रूप से पशुओं के लिए चारे, घरेलू उपयोग के लिए ईंधन और अन्य उत्पादन जैसे फल, औषधियाँ, पौधे, रेशे आदि उपलब्ध कराती है। किसमें? साझा भू संपत्ति में, क्योंकि ये किसी का तो है नहीं कि कोई आपको रोकेगा, ये सबका है, सब लोग इसमें काम कर सकता है। उसके बाद आते हैं भारत में कृषि भूमि उपयोग। भारत में जो खेती बाड़ी की ज़मीन होता है उसका उपयोग। भारत की एक बड़ी जनसंख्या अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हालांकि हम लोग कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग कृषि, खेती बाड़ी पर मुनहसर है। उनका जीवन यापन जो है कृषि पे ही डिपेंड होता है। इसीलिए ये भारत जो है कृषकों का देश है, किसानों का देश है। और किसान अगर खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो सब लोग मारे जाएंगे। इसीलिए सरकार को चाहिए, हर किसी को चाहिए, एक एक व्यक्ति को चाहिए कि किसान का सम्मान करे, किसान का आदर करे, क्योंकि वही सबको दाना खिलाता है। पैसे तो हम खा नहीं सकते हैं, हम क्या खा सकते हैं? चावल पका के खा सकते हैं,
गेहूँ से रोटी बना के खा सकते हैं। तो ये सब कौन करता है? ये किसान करता है। इसीलिए किसान का सम्मान सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। हमें किसानों का सम्मान करना चाहिए। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिक क्षेत्र में भूमि पर अधिक निर्भर होता है। सही बात। कृषि में भूमि का अधिक महत्व होता है क्योंकि फसल की गुणवत्ता एवं मात्रा भूमि की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। भू संसाधनों के स्वामित्व को ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक स्थिति के रूप में भी देखा जाता है। साधारण शब्दों में जिस व्यक्ति के पास अधिक भूमि होती है उसका समाज में उच्च स्थान हो एवं उसके पास कम मात्रा जिसके पास कम मात्रा होती है उसका समाज में निम्न स्थान होता है। ये बात सही है। जिसके पास अधिक ज़मीनें होती है, खासकर मैं गांव की बात कर रहा हूँ, गांव में जिसके पास अधिक ज़मीन होगा उसका कद उतना ही बड़ा है, जिसके पास कम ज़मीन होगा उसका कद उतना नीचे होता है। भारत की फसल ऋतुएं, कौन से मौसम में, कौन से ऋतु में कौन सा फसल होता है? भारत में मुख्य रूप से 3 फसल ऋतुएं पाई जाती है। खरीफ, पहला क्या है? खरीफ। खरीफ ऋतु की फसलें मुख्य रूप से जून से सितंबर के बीच दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बो दी जाती है। उत्तर भारत में इस ऋतु में मुख्य रूप से चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार और अरहर जैसी फसलें बोई जाती हैं, जबकि दक्षिण भारत में मुख्य रूप से चावल, मक्का, रागी, ज्वार और मूंगफली इस ऋतु में बोई जाती है। रबी ऋतु की फसलें अक्टूबर नवंबर और से लेकर मार्च और अप्रैल के मध्य बोई जाती है। उत्तर भारत में इस ऋतु में गेहूं, चना, सरसों और जौ जैसी फसलें बोई जाती है, जबकि दक्षिणी भारत में चावल, मक्का, रागी और मूंगफली जैसे फसलें बोई जाती हैं। उसके बाद जायद फसल। जायद एक अकाल्पनिक फसल ऋतु है। इसका समय मुख्य रूप से अप्रैल से जून तक होता है। इस ऋतु में उत्तर भारत में वनस्पति, सब्जियों, फल, 4 फसलें, आड़ी उगाई जाती है, जबकि दक्षिणी भारत में चावल, सब्जियां और चारा फसलें उगाई जाता है। अगर बात करें भारत में कृषि के प्रकार की, भारत में कृषि के मुख्य रूप से सिंचाई के साधनों के प्रकार के रूप में वर्गीकृत करते हैं। इस आधार पर भारत में कृषि को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। सिंचित कृषि एक हो गया वर्षा पर निर्भर कृषि, जिसको बरानी भी बोलते हैं। सिंचित कृषि क्या है? इससे आप क्या समझते हैं? सिंचित कृषि में वर्षा के अलावा अन्य साधनों द्वारा फसलों को अवश्य आर्द्रता प्रदान की जाती है। सिंचाई के उद्देश्यों के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जाता है। एक रक्षित सिंचाई। इस प्रकार की सिंचाई का मुख्य उद्देश्य पानी की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना होता है। साधारण शब्दों में इसको समझे तो वर्षा के अलावा जल की कमी को पूरा करने के लिए इस प्रकार की सिंचाई का प्रयोग करते हैं। संचित कृषि में प्राकृतिक से बारिश बरसे या ना बरसे, हमें अपना काम हमें ईमानदारी से कर लेना है। उत्पादक सिंचाई। इस व्यवस्था में मुख्य उद्देश्य फसलों की सिंचाई द्वारा पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना होता है। इसमें क्या है, अगर आप टाइम टू टाइम अगर पानी प्राकृतिक रूप से बरसे चाहे ना बरसे, अगर आज पानी देना है तो उसमें देना है, चाहे हम कैसे भी करके दें। इसमें क्या होता है, फसल जो है अधिक होती है। रक्षित सिंचाई की तुलना में उत्पादक सिंचाई में अधिक मात्रा में जल आवश्यकता होती है। अब आते हैं वर्षा निर्भर कृषि। कुछ खेती बाड़ी जो है वर्षा होगी तो हम खेती लगाएंगे, धान लगाएंगे, नहीं होगी तो नहीं लगाएंगे, ऐसा होता ही है। इस वर्ग में कृषि उस प्रकार को शामिल किया जाता है जो जल पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर होता है। कृषि की ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के आधार पर वर्षा पर निर्भर कृषि के 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शुष्क कृषि, शुष्क भूमि कृषि। वह प्रदेश जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ऐसी फसलें उगाई जाती है जो सहने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार, चारा फसलें आदि। इसमें वर्षा जल के उपयोग के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है आर्द्र भूमि कृषि। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा ऋतु में वर्षा पौधों की आवश्यकता अधिक होती है आर्द्र भूमि कृषि क्षेत्र कहलाता है। फिर से ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा ऋतु में वर्षा पौधों की ज़रूरत से अधिक होती है आर्द्र भूमि कृषि क्षेत्र कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से वह फसलें उगाते हैं जिन्हें पानी की अधिक मात्रा आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए चावल, जूट, गन्ना इत्यादि।
भारत में उगाए जाने वाली मुख्य फसलें। भारत में उगाए जाने वाली मुख्य फसलों में तिलहन, रेशेदार फसलें और कई अन्य फसलें उगाते हैं। इन सब में से अलग अलग जो है आप कर सकते हैं। खाद्यान्न फसलें हो गया, अनाज हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, दाल हो गया, चना हो गया, अरहर इसको तूर बोलते हैं, तिलहन हो गया, मूंगफली हो गया, अन्य तिलहन हो गया, और रेशेदार फसल में कपास हो गया, जूट हो गया, अन्य फसल हो गया, गन्ना हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया। ये सब सारी चीज़ें क्या करते हैं, हमारे यहाँ की जो है महत्वपूर्ण है। भारत में कृषि विकास। स्वतंत्रता से पहले भारत में कृषि मुख्य रूप से जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी। आज़ादी से पहले सिर्फ जीवन जीने के लिए ही कृषि हम लोग करते थे। आज़ादी के बाद भारतीय सरकार ने बड़े स्तर पर कृषि सुधारों की शुरुआत की, जिस वजह से कृषि की उत्पादकता में तेज़ी से वृद्धि हुई। कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई, इस वृद्धि को हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अब हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति उस दौर को कहते हैं जब भारत में खाद्यान्न उत्पादन में एकदम अधिक वृद्धि हुई। यह दौर था 1964 से 1967 था। हरित क्रांति कैसे आई? देश में खाद्यान्न की बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि पर ध्यान दिया। इसके लिए सरकार ने अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध करवाया। सरकार द्वारा किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए गए ताकि किसानों की पैदावार में काफ़ी वृद्धि हो सके। भूमि अनुसार उत्पादन। किसानों को भूमि के अनुसार फसल उगाने की सलाह दी गई ताकि भूमि के पोषक तत्वों का भरपूर प्रयोग हो सके। अधिक सहायता उपलब्ध करवाया। सरकार द्वारा किसानों को और अधिक हेल्प किया गया, उपलब्ध कार्रवाई की गई और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों की सहायता की गया। हरित क्रांति के पॉजिटिव प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव और परिणाम है ना। खाद्यान्न में क्या हो गया, वृद्धि हुआ। सरकार के प्रयासों और किसानों के मेहनत के कारण देश में खाद्यान्न उत्पादन की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। उसके बाद क्या हुआ, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। खाद्यान्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बन गया। इतनी अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ कि वह भारत जो पहले तक खाद्यान्न का आयात कर रहा था अब निर्यात भी कर रहा है। पहले सिर्फ खरीद रहा था, अब बेच भी रहा है। नया तकनीक, सरकार के प्रोत्साहन के कारण कृषि में नई तकनीक का प्रयोग होना शुरू हुआ, जिससे कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हुई। मध्यम कृषक वर्ग का उदय हुआ। जो मिडिल कृषक वर्ग थे, देश में एक मध्यम कृषक वर्ग का उदय हुआ, जिसे वह हरित क्रांति से काफ़ी लाभ हुआ। कृषि में व्यापारीकरण। पहले सभी किसान अपनी आवश्यकताओं के लिए फसल उगा करते थे, लेकिन सरकार के प्रोत्साहन और हेल्प के बाद कृषि में व्यापारीकरण की शुरुआत हुई। यानी अब किसान ऐसी फसलों का उत्पादन करने लगे जिन्हें वह बाज़ार में जाकर बेच सकते थे। हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव। किसी भी चीज़ का अगर गुण होता है तो कुछ दोष भी होता है। केवल कुछ किस्म के फसलें जैसे चावल, गेहूँ आदि के उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति का प्रभाव कुछ क्षेत्रों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि तक सीमित रहा। अमीर और गरीब किसानों के बीच अंतर और बढ़ गया। हरित क्रांति का फायदा संपूर्ण भारत को नहीं हुआ। भारतीय कृषि की समस्या। भारत में कई सारी समस्याएं हैं, जैसे मानसून पर निर्भरता, निम्न उत्पादकता, संसाधनों की कमी, भूमि सुधारों की आवश्यकता, विखंडित जोते, व्यवसायीकरण का अभाव, कृषि योग्य भूमि का ह्रास। ये सभी क्या है, समस्याएं हैं। तो आज का जो चैप्टर थोड़ा बड़ा था, मैंने पहले भी कहा था कि चैप्टर थोड़ा बड़ा होगा। खैर कोई नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया है वो अपना क्वेश्चंस को नोट कर लेना ताकि समझने में समझाने में आसानी हो। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए क्लास में।